ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। और आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो है उस पर हम बात करेंगे, दैट इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ट्रांसफार्मर एट द नो लोड कंडीशन। ट्रांसफार्मर को अगर आप नो लोड कनेक्ट करेंगे तो जैसे कुछ आप देख रहे हैं, तो मैंने बताया था नो लोड की कंडीशन में कॉपर लॉस ही आता है और दैट द पैरामीटर्स इज आई नॉट, आई डब्ल्यू एंड आई म्यू। ठीक है, तो एमीटर से हम इस आई नॉट को यूज़ कर लेंगे और इसका जो फेज़र डायग्राम, आज हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और फेज़र डायग्राम बनाना है डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं फेज़र डायग्राम की बात करूँ इसके, तो आप देख सकते हैं ये आप बिल्कुल सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फाई। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहला क्या सप्लाई दे रहे हैं, V1। मैंने आपको क्लास को भी बताया था, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं। सबसे पहले क्या दे रहे हैं, वोल्टेज। वोल्टेज देने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आप सप्लाई दे रहे हो ना, सबसे पहले सप्लाई दोगे। सप्लाई देने के बाद क्या आएगा, करंट। सब देखो मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज चलता है हमेशा, फेजर हमेशा कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। सबसे आगे कौन होगा, वोल्टेज। वोल्टेज के बाद क्या आएगा आपका, करंट, आई नॉट, तो पीछे है, लैग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आई नॉट के बाद क्या आएगा, फाई, क्योंकि आई नॉट के बाद क्या बनेगा, फ्लक्स, डैट इज़ द 90 डिग्री क्या है, लैग कर रहे हैं पीछे। उसके बाद फाई के बाद क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस होगा E1 E2। E1 E2 कहाँ आएंगे, इसके 90 डिग्री और पीछे। तो ये फेज़र बनाने का सही तरीका है, कहीं से भी नहीं बनाना है आपको। आपको कहाँ से शुरू करना है, पहले वोल्टेज सप्लाई से, जो सबसे पहले बड़ा है, आप जहाँ से शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि पहले से फ्लक्स थोड़ी ना आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले फ्लक्स बनाते हैं, फिर वोल्टेज बनाते हैं, फिर करंट बनाते हैं, फिर E2 बनाते हैं। दैट इज़ द नॉट राइट मैनर। आपको सबसे पहले क्या बनाना है, वोल्टेज, वोल्टेज के बाद करंट, करंट के बाद फाई, फाई के बाद E2, क्योंकि इस इज सिस्टमेटिक मैनर, आपको याद भी रहेगा। तो इसमें जो है आपको मैंने वैसे ही बताया था फॉर्मूले में, आई म्यू इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई, आई डब्ल्यू है आई नॉट साइन फाई, और आई नॉट जो है अंडर रूट आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर। ठीक है ना, ये इज द रिलेशन। ये सब कहाँ से मिलेंगे, नो लोड कंडीशन में। और इस समय जो वॉट मीटर रीडिंग देगा वो किसकी देगी, देगा कोर लॉस को। अब जो मेन है वो आपको ध्यान देने, देखिए एक चीज़ और है, एक मैं फिर से बात बता रहा हूँ आपको। नो लोड कंडीशन में कोई लोड नहीं है, तो लोड तो 3 टाइप के होते हैं, रजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव। जब लोड ही नहीं है तो फेजर कितना बनेगा, सिर्फ एक ही फेजर बनेगा। अब मैं अगर बात करूँ ट्रांसफार्मर ऑन द लोड कंडीशन, ऑन द लोडेड कंडीशन सेकेंडरी इज कनेक्टेड डिपेंड ऑन लोड। अब क्या होगा, पिक्चर में I2 भी आ जाएगी, I2 भी आएगा, V2 भी आएगा, है ना। अभी क्या था, V1 E1 E2 I नॉट। अब क्या होगा पिक्चर में, V1 V2 भी आ जाएगा, I2 भी आ जाएगा, I1 भी आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका लोड पे भी डिपेंड करेगा, डैट इज़ रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ठीक है, तो अब जो है इसमें जो आप देख रहे होंगे फेज़र जो है, सबसे पहले मैंने इंडक्टिव लोड माना है। अगर आप इंडक्टिव लोड को देखेंगे, इंडक्टिव लोड पे अपन बात करें तो डैट इज़, ये डायग्राम आप देख रहे हो, दिख रहा होगा डायग्राम आपको। अब इतना बड़ा डायग्राम है, अब क्वेश्चन आ रहा होगा कहाँ से बनाएं, बनाने की शुरुआत कहाँ से करें। तो मैंने फिर से बताया था आपको, बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिल्कुल कहाँ से बनाएंगे हम, सबसे पहले V1 से। अब देखो यहाँ V1 नहीं होगा, देखिए ध्यान दीजिए, डैट इज़ नॉट V1, डैट इज़ द V1 डैश। आप बनाना कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से बनाना शुरू करोगे। मान लीजिए ये है V1, ठीक है, और ये V1 डैश R, ये ड्रॉप रहेगा R1, और यहाँ पे X1, क्योंकि अब R1 और X1 आ चुके हैं, तो ये आपका पहला बन गया। V1 डैश आया, V1 डैश से क्या बनेगा आपका, दैट इज़ द V1, या फिर इसको एक V1 बना लो। V1 बनाया आपने, V1 से लैग होगा फाई। ठीक है, फाई से आपके एक करेंट है I नॉट, फाई से लैग करेंगे आपके E1 E2। ठीक है, E1 E2 आ गया, और E1 E2 के बाद क्या आएगा आपका, दैट इज़ लोड V2, क्योंकि यहाँ देखिए E1 E2 आ गया। अब V2 क्या है, पीछे चलेगा। क्यों पीछे चलेगा, क्योंकि E1 E2 के बाद आ रहा है V2। ठीक है, V2 है, और V2 बनने के बाद क्या होगा, ये ड्रॉप इसके बराबर होगा, और करंट क्योंकि लैगिंग लोड है तो ये इसके पीछे चलेगा। अच्छा, एक और तरीका मैं बहुत शॉर्टकट बताता हूँ आपको, इसमें आपको उल्टा बनाने में जल्दी आसानी होगी। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपने वोल्टेज कंसीडर कर लिया, वोल्टेज के बाद आपको पता है कि करंट कैसा है, लैग करेगा। क्यों लैग करेगा, क्योंकि दैट इज़ द इंडक्टिव लोड। तो अब ये जो करंट आ गई I2, तो अपन क्या करेंगे, इसको बराबर ऐसे लेके यहाँ बाजू में बना देंगे। बाजू में बनाएंगे, ये इसके बाजू में होगा, क्योंकि रजिस्टिव लोड तो वही है, और इसके 90 पे क्या आ जाएगा, IX2। इससे आपको क्या आ जाएगा, I1 I2 आ जाएगा। इसके 90 डिग्री पे फाई आ गया आपका। ठीक है, और इसके 90 डिग्री पे आपका क्या आ जाएगा, V1 डैश।
ठीक है। ये I2 है, I2 का उल्टा क्या होगा, जो कि अपोज कर रहे हैं, दैट इज़ द I1, ठीक है। I0 आपको वैसे ही पता होगा यहाँ से, और ये जो करंट आप दिख रहे हैं यहाँ से सॉरी नॉट I1 डैश मिलेगा, I2 के इक्वल कौन है, I1 डैश, ठीक है। ये दोनों के अपोजिट, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन दैट इज़ I1, और V1 डैश आपका आई गया था और इसके साथ आपके पास ये लॉसेस हैं, तो आप इससे V1 बना लेंगे। दैट इज़ द फेजर डायग्राम फॉर द, ये किसका फेजर डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम बेटा आपका लोड, इंडक्टिव लोड के लिए, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप जब बनाओगे, अभी मैं इक्विवेलेंट सर्किट भी बताऊंगा आपको आगे। तो ये देखिए इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। सबसे पहले फाई को टेक का रेफरेंस, फिर उसके बाद E1 E2 लैग बाय द 90 डिग्री, फिर दैट द कंपोनेंट अप्लाइड वोल्टेज टू द प्राइमरी इक्वल टू द इंड्यूस EMF इन प्राइमरी E1, दैट इज़ द इंडिकेट बाय V1 डैश। और देन अगेन फिर वही आप जो मैंने आपको पूरे प्रोसेस बताया था, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको नोट्स में दे रखी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आइए। ये कैपेसिटिव का जो आप खुद ट्राई करना है, कैपेसिटिव में करंट क्या करेगी, लीड करेगी, ये ट्राई करना है। नहीं बनेगा मैं आपको गाइड करूँगा, ये पूरा ये आप देख सकते हो, पहले आप बना के देखना, पूरा सेम है, बस करंट आगे चलेगी, ठीक है। बस ये पोर्शन चेंज हो जाएगा, ये तो पूरा ऊपर ये वाला सेक्शन सेम रहेगा। करंट यहाँ थी, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब करंट क्या है, आगे चल रही है वोल्टेज के, तो ये इसके अपोजिट यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ जो सेक्शन था वो इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला सेक्शन तो वैसे ही का वैसे ही आपको दिख रहा होगा। यहाँ ये इसका ये बने लिया, तो चेंज कहाँ रहा है, ये जो यहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट भी आप देख लीजिए। इक्विवेलेंट सर्किट कौन कौन से इक्विवेलेंट सर्किट हैं इसके, ज़रा ध्यान से। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आप देख रहे होंगे, सबसे पहले दैट इज़ R1 X1, ये नॉर्मल, ये किसी कारण है, वाइंडिंग के कारण है। R0 X0 ये एडी करंट के लिए, ये आपका हिस्टेरेसिस लॉस के कारण है, दैट इज़ द कोर के कारण। और यहाँ आप जैसे ही बाहर आते हैं, यहाँ आपको पहले EMF इंड्यूस मिलेगा, यहाँ पे आपको सेकेंडरी में EMF इंड्यूस मिलेगा। देन सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आप कंडक्टर्स यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ R2 एंड X2, तो ये उसके कारण है, और दैट इज़ द V2 इज रिस्पॉन्सिव फॉर द लोड। तो यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं अपन कि R1 इज़ द प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, R2 जो है सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, I0 जो है नो लोड करेंट है, Imu जो है मैग्नेटाइजिंग करंट है, और IW इज़ अ वर्किंग कंपोनेंट, और ये पूरे टर्न्स रेशियो हैं एंड वोल्टेज। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ और है जो आप जानते हैं कि एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि दिस इज टर्न रेशियो में रिलेशंस। और एक और बहुत बड़ी बात यहाँ पे, अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट पेपर में आता है तो आपको ये बताना है कि अगर कोई भी इक्विपमेंट्स एलिमेंट्स को अगर आप प्राइमरी में भेजते हो तो उनमें क्या डिफरेंस आएगा, और जब आप सेकेंडरी में भेजेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। देखिए ये सारे कंपोनेंट को जब सेकेंडरी में भेजेंगे तो ये देखिए यहाँ पे N1/N2 का होल स्क्वायर आ जाएगा R2 के साथ, दैट इज़ द कंपोनेंट रिफर टू द सेकेंडरी। और ये आप देख रहे हैं R1 इज इक्वल टू N2/N1 का होल स्क्वायर प्लस R2, दैट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट रिफर टू सेकेंडरी साइड, ओके ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन। इसमें आपको कोई भी डाउट रहे तो आप बता सकते हैं, ओके, थैंक यू।